1000 साल पहले युद्ध के हिंदू देवता स्कंद की एक मूर्ति को बलुआ पत्थर से उकेरा गया था और कोकर में उसके आसन पर रखा गया था, जो उस समय खमेर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे युद्ध में मोड़ लिखने के रूप में चित्रित किया गया था। प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और कलात्मक महत्व की कंबोडियन कलाकृति। लेकिन कंबोडिया को इसके कई खजानों से लूट लिया गया था, विशेष रूप से 1960 के दशक से 90 के दशक के दौरान, क्योंकि देश एक विनाशकारी गृहयुद्ध, कोल्ड कार और आसपास के क्षेत्र से अलग हो गया था। उनकी मूर्तियों और खजाने को लूट लिया गया था। उनके मोड़ पर स्कैंदर उनमें से एक था। कई स्कैंदर में से एक हिंदू भगवान कार्तिकेय का एक नाम है, जो न केवल युद्ध के लिए जिम्मेदार है, बल्कि उनके उपासकों की संरक्षकता भी है। वह कामुकता और प्रतिशोध दोनों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। हिंदू संस्कृति में एक प्रमुख व्यक्ति जो भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। जैसा कि मोरो चला गया, वह लगभग 2000 ईसा पूर्व वेदों में प्रमाणित है, जिससे वह हिंदू धर्म के सच्चे प्राचीन देवताओं में से एक बन गया। स्कैंदर का अर्थ है 5वीं शताब्दी ईस्वी कविता कुमादा सांबव में छलांग लगाना या हमला करना, या युद्ध का जन्म। भगवान स्कैंदर का जन्म अन्य देवताओं की इच्छा के अनुसार हुआ है, जो जानते हैं कि वह 3 राक्षसों से लड़ने के लिए किस्मत में है, जो उन सभी को नष्ट कर सकते हैं। उन्हें अक्सर एक मोर या मोर के पक्षी पर एक गदा पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। आधुनिक कंबोडिया प्राचीन खमेर या कमान या 802 से 1431 C2 के साम्राज्य जितना बड़ा नहीं है, लेकिन इसे उसी कोर नदी घाटी, बाढ़ के मैदानों और डेल्टा द्वारा परिभाषित किया गया है। यह महान मेकांग नदी है, जो पार करती है वियतनाम में फैलने से पहले प्रायद्वीप की चौड़ाई। आमतौर पर सैफ झील, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, देश के पश्चिम में हावी है, और इसकी जैव विविधता की संपत्ति ने क्षेत्र के कई बस्तियों और साम्राज्यों को जन्म दिया है। दक्षिण के दूरस्थ इलायची पर्वत अपने मसालों और जंगल हाईलैंड्स से उत्तर और पूर्व फ्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। एक विस्तृत और खुला देश अब अपने घने तराई के जंगलों से लगभग वंचित हो गया है। इसके इतिहास को कई स्थानों पर भूमि से खंगाला गया है, लेकिन इन कलाकृतियों की वापसी एक ऐसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अभी भी किलिंग फील्ड्स के आघात से बाहर निकल रहा है। सोने के मुकुट, हार, कटोरे और विभिन्न आकारों की मूर्ति को दुनिया भर में निजी खरीदारों और संग्रहालयों में वर्षों से व्यापक रूप से फैलाया गया है। इस फैलाव के केंद्र में एक अकेला आदमी सांस्कृतिक चोरी के एक महाकाव्य और प्रतीकात्मक मामले की एक अनूठी कहानी है। डगलस लैथफोर्ड कभी थाई और कंबोडियन संस्कृति के दुनिया के सबसे बड़े दोस्त के रूप में जाने जाते थे। वह लगभग अपने पूरे जीवन इस क्षेत्र में रहे और दोनों सरकारों से मानद पुरस्कार प्राप्त किए। यह ज्ञात था कि उन्होंने प्राचीन दक्षिण पूर्व एशिया की कलाकृतियां एकत्र की और उनके निजी संग्रह को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माना गया। लेकिन अपने अंतिम वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि उसने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके देश से बड़ी मात्रा में कीमती सामग्री की तस्करी की थी और शेल खाते। अपमान में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी ने कंबोडिया में चोरी की गई सभी कलाओं को वापस करने के लिए एक महान अभियान की घोषणा की। लेकिन संस्कृति के इस महान भूलने की मूल उत्पत्ति क्या थी? प्राचीन खमेर कौन थे? कैसे वे दुनिया के कुछ महान शहरों के निर्माण के लिए अपने जंगलों और जंगलों में आदेश लाए? कंबोडिया की उत्पत्ति, दक्षिण पूर्व एशिया का प्राचीन इतिहास पिछले कुछ दशकों में अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया है, जो वर्तमान भारत और चीन और इंडोनेशिया से भूले हुए राज्यों को प्रकट करता है। देशी राज्यों ने भी सदियों तक शासन किया, अपनी पहचान बनाई, जो अभी भी मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा,
कंबोडिया, लाओस और वियतनाम की संस्कृतियों के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है। लेकिन इन साम्राज्यों के उभरने से पहले ही इस बात का एक बढ़ता हुआ रिकॉर्ड है कि कैसे आधुनिक मानव होमो जीनस के 4 अन्य सदस्यों में शामिल हो गए जब वे पहली बार इस क्षेत्र में आए। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित 2015 के एक पत्र के लेखकों के अनुसार 46,000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया लाओ में शारीरिक रूप से आधुनिक मानव प्राचीन डीएनए के अध्ययन से इस शुरुआती समय रेखा की एक अधिक संपूर्ण तस्वीर सामने आई है। पूर्वी यूरेशिया के कब्जे के लिए इस अस्थायी आधार रेखा को उद्धृत करने के लिए परमाणुवाई गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम डेटा से आनुवांशिक डेटा संदर्भों का उपयोग करके दक्षिण पूर्व एशिया में प्रारंभिक फैलाव घटनाओं के समय से मेल खाता है, अफ्रीका से और दक्षिण पूर्व एशिया में आधुनिक मनुष्यों के प्रारंभिक प्रवासन का समर्थन करता है। कम से कम 60,000 साल पहले दक्षिणी मार्ग हाल की मानव आबादी में आनुवंशिक भिन्नता के पैटर्न ने दक्षिण पूर्व एशिया को पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए तेजी से प्रारंभिक निपटान के माध्यम से एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा क्षेत्र में प्रारंभिक आधुनिक मानव प्रवासन के बारे में परिकल्पनाओं का ध्यान द्वीप और तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है। यहाँ प्रस्तुत जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि प्लेइस्टोसिन आधुनिक मानव ने अंतर्देशीय प्रवास मार्गों का अनुसरण किया होगा या कई प्रवासी मार्गों का उपयोग किया होगा। क्या अधिक है, दक्षिण पूर्व एशिया के अपेक्षाकृत नम और दलदली जैव क्षेत्रों में जीवाश्मों का संरक्षण स्पष्ट रूप से लगभग असंभव है, क्योंकि शायद ही इस क्षेत्र में प्राचीन मनुष्यों के कोई कंकाल अवशेष पाए गए हैं, और जो पाए गए हैं वे अत्यधिक विवादित हैं। जी रेंग और फू युवा गुफाओं के उदाहरणों पर विचार करें, जिन्हें अफ्रीका के बाहर परिकल्पना के कई आलोचकों ने विद्वानों की आम सहमति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर सबूत के रूप में देखा है कि आधुनिक मानव अफ्रीका के माध्यम से अफ्रीका से चले गए। लगभग 60,000 साल पहले अरब प्रायद्वीप इन दोनों दक्षिणी चीनी गुफाओं में जीवाश्म अवशेषों की खोज की गई है, जो शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों के प्रतीत होते हैं, जो भूगर्भीय परतों में दफन हैं, जो उन्हें 100,000 साल पहले पूर्वी एशिया में रखेंगे। विद्वानों की सहमति अभी तक मुख्य रूप से नहीं बदली है, क्योंकि आनुवंशिक रिकॉर्ड अभी भी उन मॉडलों का समर्थन करता है जो अफ्रीका के प्रवासन को दर्शाते हैं, और इसलिए भी कि इस तरह के भौतिक साक्ष्य इतने बिखरे हुए हैं। साथ ही पाए गए अधिकांश साक्ष्य विरोधाभासी, हैरान करने वाले या अधूरे हैं। उत्तरी चीन के शुजियो गुफाओं में एशियाई महाद्वीप पर आगे उत्तर वहां पाए गए सबसे पुराने कंकाल लगभग 125000 साल पहले के हैं, और निएंडरथल और होमो इरेक्टस कपाल संरचना के तत्वों को साझा करने वाले आधुनिक और पुरातन होमिनिन का एक अनूठा संयोजन है। साथ ही होमो सेपियंस की विशेषताएं, जैसे कि उनके आंतरिक कान की संरचना, जब तक अधिक महत्वपूर्ण खोजें नहीं की जाती हैं, जो इन रहस्यों को सुलझा सकती हैं। यह कहना सुरक्षित है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पालेओ इतिहास एक ऐसी किताब है जो अभी भी बहुत अधिक लिखी जा रही है। पुरापाषाण काल के दौरान इस प्रायद्वीप पर जीवन की समृद्धि की कल्पना कीजिए। महान हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरे क्षेत्र की नमी एकत्र करती है और इसे कई महान नदी प्रणालियों के रूप में लौटाती है। मेकांग, इरावदी और नरमहम सहित उनकी खड़ी और निषिद्ध पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा भूमि का अधिकांश भाग बाढ़ के लिए डेल्टा प्रवण है और पौधे और पशु जीवन के साथ घना है। केवल मध्य पुरापाषाण काल के दौरान बदलती जलवायु के जवाब में देर से और शुरुआती समय के बाद बंद कैनोपी क्लाउड फॉरेस्ट सवाना में बदल गया। स्टेगोडॉन तालाबों जैसी चराई प्रजातियों की भर्ती और क्षेत्र में विशाल जल भैंस और विशाल पिटाकस जैसी ब्राउजिंग प्रजातियों को विलुप्त करना, जो अब तक के सबसे बड़े वानर हैं, जिन्हें हजारों वर्षों से खोजा गया है। लेकिन होलोसीन युग की शुरुआत में जलवायु में एक बार फिर बदलाव आया और मेघवन वापस आ गए,
और इससे पहले कि आधुनिक मनुष्य इस क्षेत्र को बसाते, जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि उनके साथ काम करने वालों ने देखा, घने जंगल में हाथी पहले महान सड़क निर्माता थे। उनके जटिल नेटवर्क पीढ़ियों से पेड़ों को रौंदते हुए बनाए गए थे। पेड़ों और सब्जियों को मारना